वो तो यही बिलीव करते ना, अक्टूबर 7 को जो हुआ, वो इज़राइल ने इनिशिएट नहीं किया था। आप जैसे राइट, एक एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। इंसान मतलब है, उन्होंने तो बच्चों को ओवन में डाल के जलाया, उन्होंने हम्म। औरतों को रेप किया, मर्डर किया, उनके प्राइवेट पार्ट काट दिए, इन मर्दों को बेसिकली लिटरली काट के उनको जला दिया, अपने गाड़ी में राइट। जिंदा जला दिया। कि मोसाद को जब ये पता होता है कि गजा के किस एरिया में, किस बिल्डिंग में, कौन सी फ्लोर पे या कौन से बेसमेंट में हमास ने अपने हथियार छुपा रखे हैं या फिर वहां पर हमास के आतंकवादी बैठे हुए हैं, जब इतनी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मोसाद के पास होती है, तो क्या इस बात को माना जा सकता है कि 7 अक्टूबर जैसा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट, इतना बड़ा इंसिडेंट मोसाद की इंटेलिजेंस से निकल जाए? स्पिरिचुअल लीडर जो है, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी ने, उन्होंने कहा कि हम अटैक जरूर करेंगे। एक तो हिजबुल्लाह ने अपनी अटैक कंटिन्यू रखी है, इसराइल के ऊपर प्रेशर दबदबा बनाए रखा हुआ है। ये भी खबरें आई है फ्रॉम हमास के उन्होंने एक हॉस्टेज को मार दिया है और 2 फीमेल हॉस्टेजेस को सीरियसली उन्होंने क्रिटिकली इंजर किया हुआ है। नेतन्याहू तो एक वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर है। अब मैं कह रहा हूं, मेरे हिसाब से जो युद्ध विराम की आप जो बात कर रहे हैं, ठीक है, वो फ्रॉम नेतन्याहू के पर्सपेक्टिव से तो उसको पता है कि उसका जो दिन है वो नंबर्ड है। वो किसी भी हाल में इस क्राइसिस के बाद में कोई पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड कर पाएगा। नमस्ते, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। आज एक लंबे अंतराल के बाद हमारे साथ लेवी जी जुड़े हैं, और लेवी जी जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया से हैं, पर ये साथ ही इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स पे बहुत पैनी नज़र रखते हैं और इनके व्यूज़ बड़े ही अच्छे और कंस्ट्रक्टिव होते हैं। लेवी जी, आज आपने आपके बिजी शेड्यूल में से समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी, आपके शो बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको इंडिया के इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं, आपको और आपके सभी श्रोताओं को मेरे तरफ से शुभकामनाएं ऑन दिस वंडरफुल डे, इंडियन इंडिपेंडेंस डे। धन्यवाद, धन्यवाद जी। बिल्कुल, भारत के स्वतंत्रता दिवस की आपको भी शुभकामनाएं, और सभी भारतवासी जो देश में विदेश में सभी जगह रहते हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवी जी, आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर आपसे बात करने के लिए आपको इनवाइट किया कि हम लोगों ने देखा कि मिडिल ईस्ट का जो रीजन है वो बड़ा ही एक वॉलेटाइल रीजन है। फिर हम लोग यूएई, ईरान, इराक से लेके कतर, कुवैत, फिर इजराइल, सऊदी अरेबिया, ये जो पूरा एक रीजन है ये बड़ा एक हमेशा से वॉलेटाइल रहा, स्पेशली कंसिडरिंग कंट्रीज लाइक इराक, ईरान, इजराइल, फिर इजराइल से रिलेट के कॉन्फ्लिक्ट, फिलिस्तीन और सारी चीजें। बट ये रीजन इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये वर्ल्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट भी है, क्योंकि जो भी ट्रेड सेंट्रल एशिया, सॉरी सेंट्रल यूरोप तक जाता है वो इसी रूट से होता हुआ जाता है। तो अगर इस रीजन में अनरेस्ट होता है, इस रीजन में टेंशन होता है, तो ये वर्ल्ड के सी रूट के लिए, वर्ल्ड के बिजनेस के लिए भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, बहुत बड़ा खतरा होता है। अभी हम लोगों ने देखा कि इजराइल ने हमास के चीफ को ईरान में मार गिराया। वैसे इजराइल ने इसका ओपनली क्लेम नहीं किया कि उन्होंने किया, बट ये एक माना जाता है कि उन्होंने किया। उसके बाद ईरान भी काफी एग्रेसिव मोड में आया। फिर यूएस ने भी उसके कई सारे वॉरशिप्स और कई सारे ट्रूप्स और फाइटर जेट्स के साथ में उसके वॉरशिप कैरियर्स वो इसराइल के सपोर्ट के लिए उस रीजन में उतारे। अभी फिलहाल देखें तो सिचुएशन तो कूल एंड काम दिखती है ऊपर से, पर अंडर द कार्पेट क्या कुछ चल रहा है, इसके ऊपर कुछ आपके व्यूज हो तो जरूर बताइए, शेयर कीजिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये रीजन बड़ा वॉलेटाइल है। उसमें वहां पे दिनों के हिसाब से भी नहीं, घंटों के हिसाब से चीजें चेंज होती हैं। तो
हमें उसको पुट द हैंड ऑन द पल्स आपको रखना पड़ता है, और बड़ी क्लोज डेवलपमेंट्स जैसे हो रही हैं, जैसे कि कल इजराइल ने डेलीगेशन भेजा कतार में टू स्टार्ट नेगोशिएशन ऑन द ट्रूस, और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने जो डेलीगेशन को एक मैंडेट दिया हुआ है। इजराइल में काफी प्रेशर है हॉस्टेजेस को रिहा करने के लिए, और इस पे गवर्नमेंट पे, वहां के गवर्नमेंट में प्रेशर ये है कि आप एक स्ट्राइक द डील विद हमास, ठीक है। तो दैट इज द इंटरनल प्रेशर्स जो उनके प्राइम मिनिस्टर को झेलना पड़ रहा है एट द मोमेंट। तो इन्होंने फिलहाल एट द मोमेंट ये है कि ईरान वाज पॉइज्ड टू स्ट्राइक इजराइल, इजराइल पे आक्रमण करने के लिए वो तैयार था बेसिकली। अभी मेरे ख्याल से 2 हफ्ते हो गए हैं, पर वर्ल्ड पावर्स ने ईरान को बहुत ने अर्ज किया है कि आप इस पे बड़ा गौर करें, नहीं तो फिर इसका इम्पैक्ट होगा, वो इजराइल भी रिटेलिएट करेगा, और एक जिस दिशा में हम जाना नहीं चाहते वहां पे शायद हो जाएगा, और जो करंट टॉक्स जो है ट्रूस का, वो भी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। तो ईरान भी यही चाहता है कि वहां पे सीज फायर हो जाए, इसीलिए उन्होंने अपने एक्शंस को थोड़ा रिविजिट किया है, और उन्होंने जो एक्शंस वो उन्होंने डिक्लेयर किया था, उनके जो स्पिरिचुअल लीडर जो है, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी ने, उन्होंने कहा कि हम अटैक जरूर करेंगे। तो वो थोड़ा सा पीछे हट गए, मतलब उन्होंने कंप्लीटली उनको मना नहीं किया कि नहीं इजराइल को नहीं अटैक करेंगे, पर उन्होंने कहा है कि चलो हम इसको थोड़ा चांस देते हैं, नहीं तो वो काफी आक्रमण कर दिया होता। तो एट द मोमेंट आज भी जुम्मा का दिन है, आज कतार में छुट्टी है, पर फिर भी वो नेगोशिएशन चल रही है एट द मोमेंट। दूसरी बात जो हमें देखनी है कि 2-3 फ्रंट्स पे चीजें डेवलपमेंट हो रही हैं, जैसे आपने कहा अंडर करंट्स जो है वो क्या है, तो इसी मौजू पे हम बात करेंगे और आपके श्रोताओं को बताएंगे कि क्या क्या इश्यूज हैं, अफेक्ट कर सकती हैं। एक तो हिजबुल्लाह ने अपनी अटैक कंटिन्यू रखी है इजराइल के ऊपर, प्रेशर दबदबा बनाए रखा हुआ है वहां पे, फॉरेस्ट फायर्स, और वो एक्चुअली पीपल आर सफरिंग देयर फ्रॉम फॉरेस्ट फायर एज अ रिजल्ट ऑफ द जो रॉकेट फायर्स हैं, वो तो मुसलसल चल रहे हैं वहां पर। अच्छा, दूसरा जो है कि इकोनॉमिक फ्रंट पे इजराइल के लिए गुड न्यूज नहीं है। जो क्रेडिट रेटिंग्स, जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग कंपनीज हैं, उन्होंने डाउनग्रेड किया हुआ है इजराइल के क्रेडिट रेटिंग को। वो इजराइल के लिए गुड न्यूज नहीं है टू गेट, क्योंकि आपको पता है वॉर जब होता है तो सर्वनाश होता है इकोनॉमी का स्पेशली। तो इजराइल की इकोनॉमी ने बहुत सफर किया, अभी 10 महीने हो गए वॉर को चले, तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनका नुकसान तो हुआ ही हुआ है, पर इकोनॉमी को बड़ा इफेक्ट हुआ है फॉर द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शंस। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। और दूसरे साइड पे अमेरिका ने इजराइल को का एक, आई थिंक अप्रैल में अप्रूव किया था एज पार्ट ऑफ $17 बिलियन को बजट उनके लिए, $17 बिलियन। उसमें से जो पहला जो ट्रांच है उस $3.5 बिलियन का उन्होंने वो ओपन अप कर दिया इजराइल के लिए, स्पेशली मिलिट्री एड के लिए, क्योंकि इजराइल को सख्त जरूरत है अभी मिलिट्री एड की, क्योंकि इमिनेंट अटैक होगा या नहीं होगा नहीं पता, पर चांसेस काफी हैं कि ईरान अभी भी इजराइल को अटैक करेगा। तो उसके लिए उनको अपने वेपन्स की अपडेट्स जरूरी है, स्टॉक पाइल इन्वेंट्री को सप्लाई करने की। तो अमेरिका ने उनको वो अप्रूवल दे दिया है। तो अभी अंडर करंट्स ये है कि वॉर फुटिंग पे इजराइल प्रिपेयर कर रहा है फॉर अ पोटेंशियल रिस्पॉन्स फ्रॉम ईरान। तो पर एट द सेम टाइम वो उन्होंने वाया कतार उन्होंने एंगेज किया हुआ है द हमास और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को फॉर ट्रू स्टॉक्स के लिए। तो ये बेसिकली सूरत हाल एट द मोमेंट है कि अभी भी कुछ भी हो सकता है अगर ट्रू स्टॉक्स फेल हो गए। और अब एक और न्यूज मैं चलता आपको बताता चलूं कि ये भी खबरें आई हैं फ्रॉम हमास के उन्होंने एक
हॉस्टेज को मार दिया है और 2 फीमेल हॉस्टेजेस को सीरियसली उन्होंने क्रिटिकली इंजर किया हुआ है। और एज अ रिवेंज, क्योंकि उन्होंने वो न्यूज आई थी कि जिस गार्ड ने उसने ये एक्शन लिया, उसको जब न्यूज आया कि उसके 2 बच्चे को मार दिया, वो भी कंफर्म न्यूज नहीं है पर ऐसे दैट्स व्हाट वी हर्ड कि तो उसके रिस्पांस में उसने ये एक्शन लिया। तो ये भी थोड़े कंसर्निंग न्यूज है। बाकी के जो बच्चे हैं, उन्होंने जो हमास ने कैदी करके रखे हैं, छोटे छोटे बच्चे 1 साल के 2 साल के, उनको भी 10 महीने हो गए अपने पेरेंट्स से दूर रखा है उनको। उनके हेल्थ पे कोई नहीं है, तो दुनिया कोई आवाज नहीं उठा रही है। तो वो बड़े कंसर्न की बात है। बच्चे जो हैं, औरतें जो हैं, यंग लड़कियां जो हैं, उनके ऊपर क्या जुल्म ढाए जा रहे हैं वहां पर हमास ने, तो हम तो सुन के ही खौफ आता है बेसिकली सोच के ही। तो ये कंसर्न चीजें हैं जो हम सब ये देख रहे हैं और होप कर रहे हैं कि ये अभी क्राइसिस अभी जल्द से जल्द समेटा जाए, खत्म हो। जी एग्जैक्टली। और अ, अब तक जैसा आपने बताया 10 महीने 11 महीने इस पूरी लड़ाई को हो गए। इसके साथ में ही मैं भी कल एक न्यूज़ और पढ़ रहा था कि लगभग 40,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर मारे भी जा चुके हैं, जो इज़राइल ने वहाँ पर स्ट्राइक करी है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है और एक बहुत बड़ा नंबर है। और साथ ही नेतन्याहू जो है वो इंटरनली भी काफ़ी क्रिटिसिज्म झेल रहे हैं विद इन इज़राइल। और उनके ऊपर इंटरनली भी काफ़ी प्रेशर है कि वो कहीं न कहीं किसी न किसी एक डील को स्ट्राइक करें और इस पूरे युद्ध को किसी एक कंक्लूसिव या एक निर्णायक मोड़ पे लेके जाएँ ताकि ये युद्ध खत्म हो। तो इस चीज़ पे आप नेतन्याहू की पोजीशन कैसे देखते हैं इंटरनली कि मान लीजिए वो अगर युद्ध ये किसी एक सीज़ फायर पे पहुंचता है या कोई एक निर्णायक नतीजे पे पहुंचता है, उसके बाद नेतन्याहू इंटरनली स्ट्रांग होंगे या वीक होंगे? नेतन्याहू तो एक वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर है। अब मैं कह रहा हूं, मेरे हिसाब से जो युद्ध विराम की आप जो बात कर रहे हैं, ठीक है, वो फ्रॉम नेतन्याहू के पर्सपेक्टिव से तो उसको पता है कि उसका जो दिन है वो नंबर्ड है। वो किसी भी हाल में इस क्राइसिस के बाद में कोई पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड कर पाएगा, क्योंकि जो लोग हैं वो उनको जिम्मेदार ठहराएंगे इस वाकये के लिए। और सबसे बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर हो गई उसके वॉच के अंदर एज अ प्राइम मिनिस्टर। और मतलब मतलब बहुत बहुत बड़ा फेलियर था सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को, राइट। तो जो अक्टूबर 7 के इंसिडेंट हो गया, तो नेतन्याहू पे प्रेशर, अभी ये भी प्रेशर है कि भाई हॉस्टेजेस को रिहा करो। दूसरी बात उसको ये वरी करना है कि वो गाजा में अपने जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स पूरे करे बगैर वहां पे से नहीं हट सकते, क्योंकि हमास फिर से वापस आ जाएगा। और ये सारी जो कुर्बानियां दी है सोल्जर्स की, जो और जो हमारी इकोनॉमी को लगा हुआ है, इसराइल की इकोनॉमी को लगा हुआ है, वो सारा ध्वस्त हो जाएगा। इट विल बी गुड फॉर नथिंग। तो इसीलिए उसको वे इन करना पड़ेगा कि, तो मेरे हिसाब से उसका जो करंट अप्रोच ये है कि इसीलिए उन्होंने 1.5 महीने पहले राफा में एंट्री किया। वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब उनके पास पूरे गाजा के ऊपर अनफेटर्ड कंट्रोल रहेगा, उसके बाद में वो क्या कर सकते हैं, वो कहेंगे कि टेम्पररी सीज फायर हमने किया है, पर हम अगर कोई इंटरनल एक्शन, कोई छुटपुट ग्रुप्स होंगे जो इजरायली फोर्सेस को अटैक करेंगे, उसको हम डील करने की हम सलाहियत रखते हैं और हमें परमिशन मिलनी चाहिए, क्योंकि ये तो हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो उस तरह से वो जाएंगे। एट द सेम टाइम वो कोशिश करेंगे कि ये डील स्ट्रक हो, क्योंकि अभी तक उनको सारे हॉस्टेजेस मिले नहीं है और जो एवरी डे गोज बाय उनके जो सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो रही है। तो मेरे हिसाब से और इकोनॉमी को भी जैसे मैंने आपको बताया था, इट इज अफेक्टिंग इजराइल नाउ अ लॉट। 10 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं।
क्रेडिट रेटिंग जब डिग्रेड हो जाता है तो उनको जो लोन मिलने का है वो भी उनको रिकंस्ट्रक्शन के लिए, उनके इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन के लिए बहुत लगेगा उनको पैसे, तो उसको काफी इफेक्ट होगा। तो और इंटरेस्ट रेट्स काफी हाई भी है, तो उसको वो भी देखना पड़ेगा। तो नेतान्याहू इज इन अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन, बहुत कठिन पोजीशन है। और मुझे मुझे लग रहा है कि बस उसके ये वॉर खत्म होगा जब इलेक्शंस अभी हो चुके हैं, 2 बार हो चुके हैं अभी पास्ट 5 सालों में या 4 सालों में, और एक और इलेक्शंस होगा और वो कंप्लीटली आउट होंगे, मेरे को कोई डाउट नहीं है। और दिस इज हाउ आई सी इट। जी देवी जी, एक और चीज मैं मेरी स्टडी या मेरे एनालिसिस के हिसाब से सोचता हूँ कि मौसाद को जब ये पता होता है कि गजा के किस एरिया में, किस बिल्डिंग में, कौन सी फ्लोर पे या कौन से बेसमेंट में हमास ने अपने हथियार छुपा रखे हैं या फिर वहां पर हमास के आतंकवादी बैठे हुए हैं, जब इतनी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मोसाद के पास होती है, तो क्या इस बात को माना जा सकता है कि 7 अक्टूबर जैसा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट, इतना बड़ा इंसिडेंट मोसाद की इंटेलिजेंस से निकल जाए? बिल्कुल सर, जो जो सच्चाई है सर, उसको झुटलाया नहीं जा सकता। ये यही सब सारे सवाल पूछ रहे हैं, दुनिया सवाल पूछ रही है कि इतनी बेहतरीन सिक्योरिटी सर्विस है जो उसमें ये कैसे चूक हो गई, इतनी बड़ी चूक, राइट? इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर, इतनी बड़ी फेलियर कैसे हुई, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, और हम सभी को इंटरेस्ट है इसके अंदर। पर हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, हमें पता चलना पड़ेगा कि क्यों हुआ ये, और क्या वजह थी उसकी, और क्या एक्शन लिया जा सकता है कि इन द फ्यूचर ये रिपीट ना हो। सबसे बड़ी लेसन्स लर्न, सबसे बड़ी बात होती है इसके अंदर। ठीक है, आपने वो सिक्योरिटी कंट्रोल्स आप फर्म में अपडेट करेंगे, और उसको सॉलिड करेंगे। तो क्योंकि सिक्योरिटी, इजराइल की सिटीजन्स की सिक्योरिटी पैरामाउंट है। आपको पता है कि उनके चारों तरफ से सब दुश्मन घिरे हुए हैं और उनके जान की बेसिकली के पीछे पड़े हुए हैं। बेसिकली उनके पास कोई कहीं जाने को भी नहीं है बेसिकली वो, और ये सब नारे लगाते हैं फ्रॉम द रिवर टू द सी। और एक और, मैं आपने जो पहले बात की थी, मैं उस पर थोड़ा रिस्पॉन्स करना चाहता हूँ। आपने कहा कि जो वहां पे न्यूज आ रहे हैं कि कितने 40,000 लोग मारे गए हैं गाजा में, ये जो न्यूज है वो एक्चुअली रिसेंटली डिबंक किया हुआ है, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो इट इज रन बाय हमास। तो वो जो नंबर वो पब्लिश कर रहे हैं उस पे मतलब उस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। वो एक इट्स अ वेरी बायस्ड नंबर फिगर। तो मैं भी आपको या आपके श्रोताओं को ये भी बोलूंगा कि थोड़ा सा आप अपना कॉशियस रखिए कि नंबर जो आप सुन रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली 1/3 से इन्होंने कम भी कर दिया। ठीक है, और ये ऐसे नहीं करते कि फाइटर कौन है और सिविलियन कौन है, क्योंकि उनके सारे फाइटर्स सिविलियन क्लोथ्स में फाइट करते हैं। तो जब वो मारे जाते हैं तो दे आर काउंटेड एज सिविलियंस। तो हमें थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा कि उनके टैक्टिक्स क्या है, और हमें थोड़ा अपने कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा कि उनके वो क्या दुनिया को बताना चाहते हैं और रियलिटी क्या है। जी पर इसमें अगर मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर एक भी सिविलियन अगर कहीं मारा जाता है तो वो एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है। सो किसी भी वॉर वाली सिचुएशन में, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, किसी भी एक हिंसक घटना में जब इस तरह की चीजें होती हैं तो उसमें नुकसान जो होता है वो आम लोगों का नुकसान होता है, जिनका उस पूरे वाक्य से, उस पूरे इंसिडेंट से शायद कोई लेना देना ना हो। वो अपनी जीवन भर की जमा पूंजी को वहां पर खो देते हैं, और वो जो उनका नुकसान होता है वो फिर कहीं कोई उस नुकसान की भरपाई शायद ना हो, या जो इंसान एक बार चला गया वो फिर शायद वापस नहीं आता कभी। देवी जी, एक और नहीं, आप इम्पोर्टेंट सही चीज कह है रहे इस हैं। पूरे। जी, एक बार मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो जो यहूदी जो इजराइल में है
वो तो यही बिलीव करते हैं ना, अक्टूबर 7 को जो हुआ, वो इज़राइल ने इनिशिएट नहीं किया था। आप जैसे राइट, एक एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। इंसान मतलब है, उन्होंने तो बच्चों को ओवन में डाल के जलाया, उन्होंने हम्म। औरतों को रेप किया, मर्डर किया, उनके प्राइवेट पार्ट काट दिए, इन मर्दों को बेसिकली लिटरली काट के उनको जला दिया, अपने गाड़ी में राइट, जिंदा जला दिया। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि एक इंसान की भी जब जान जाती है और जो एग्जैक्टली। इनिशिएट करता है, उसको तो रिस्पॉन्सिबल आप ठहराओगे कि नहीं? हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल, आप ऐसे बिल्कुल बराबर, वो नहीं कर सकते हम। जी। बिल्कुल और बराबर। चलो हमें देखना किसने शुरुआत, किसने पहल की, हाँ, जहाँ शांति थी, शांति को किसने भंग किया। ये बड़ा हाँ, इंपॉर्टेंट, हमें भूलना नहीं चाहिए। जी। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने बात और बात यहाँ और पर और एक बराबर की। और एक और बात मैं ऐड करता हूँ कि अगर आपने वीडियो भी देखे होंगे, तो ये सिर्फ हमास के फाइटर नहीं थे, आम गाजा के लोग थे। हुँ, आम गाजा के लोग थे। तो ऐसे नहीं कर सकते ये सिर्फ हमास फाइटर्स थे। तो हमें ये टोटलिटी में हमें देखना पड़ेगा, और एक बायस्ड तरीके से और एकदम सिंपलिस्टिकली अगर हम देखेंगे ना, तो हम इस मौजू को बराबर से एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि इसकी जो एक्ट्स, जो बिहाइंड, जो रियल इम्पैक्ट जो है, वो हम मिस कर जाएंगे। और मुझे और आपके श्रोताओं को मुझे ये भी बात बोलना बहुत कठिन है, बट और बहुत मुश्किल है, पर हमें उनको सोचने में मजबूर करना जरूरी है। जी। बराबर। देवी जी, इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो हमें शायद ऊपरी तौर पे दिखाई नहीं देता, वो फैक्टर है चाइना का फैक्टर। अभी रिसेंटली चाइना ने जितने मिडिल ईस्ट के स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ में एक मीटिंग हुई थी, जो कि बीजिंग में हुई थी। उसका बहुत ज़्यादा चर्चा जियोपॉलिटिक्स में नहीं हुई। उसमें चाइना ने ये प्रपोज किया कि जो भी वहाँ पर रीडेवलपमेंट के लिए कॉस्ट लगेगी, गजा में या फिलिस्तीन में, वो पूरा चाइना बियर करेगा और चाइना उसको रीडेवलपमेंट में हेल्प करेगा। उसके अगेंस्ट में चाइना क्या चाहता है कि वहां पर उसका प्रेजेंस हो, और अगर मिडिल ईस्ट में चाइना का डोमिनेंस, चाइना का प्रेजेंस वहां पर होता है, तो वो उस पूरे रीजन के लिए और इंटरनेशनल सर्किट के लिए कितनी डेंजरस चीज हो सकती है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ये एक्चुअली प्रपोज नहीं किया उन्होंने। उन्होंने 14 फैक्शंस को, पैलेस्टीनियन फैक्शंस को बिठा के एग्री करवाया उनको। राइट। वो कोई प्रपोजल नहीं था, वो एग्रीमेंट था। और मैंने ये भी मेरे एनालिसिस में ये भी मैंने देखा है कि ये जो अटैक्स जो जिसमें इस्माइल हनिया को मारा गया, ये एक एक रिमोट चांस है, पर उसको भी हम उसको उसको डिसमिस नहीं कर सकते हैं। वो था कि ये कोई इंटरनल जो आईआरजीसी या ईरान के एस्टेब्लिशमेंट में उनको मरवा दिया, क्योंकि आपको पता है बड़ा स्ट्रिक्ट रहता है उनका, उसको छेद करके आप उसको मारना बड़ा अचंभित बात है। बट ये ऐसा भी हो सकता है कि ईरान ने खुद ने मरवाया हो। ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है, पर ये काफी रियलिस्टिक है, क्योंकि आपको पता है कि उनको पता है कि इजराइल अभी पूरी तरह गाजा को कंट्रोल कर रहा है। रफा एक बच गया था। उससे क्या हो गया कि अभी क्या हो गया है कि अगर हमास की जो इफेक्टिवनेस है और इस्लामिक जिहाद की, वो बड़ा कम हो गया है, क्योंकि ऑब्वियसली इजराइल कंट्रोल कर रहा है और उनकी जो इफेक्टिवनेस कम हो गई है। तो वो ये समझते हैं कि अगर इनका जो ऑब्वियसली पर हमास नेगोशिएटिंग टेबल पे एट द मोमेंट इस्माइल हनिया है, खालिद मशाल है, और याह्या सिनवार है। तो इनका जो दबदबा है उसको थोड़ा कम करने के लिए, और दूसरे फैक्शंस जो वेस्ट बैंक में ऑपरेट कर रहे हैं, फतह है, राइट, और ये सारे जो ग्रुप्स हैं, इनको थोड़ा स्ट्रेंथन करने के लिए ये हो सकता है, और इसको डिसमिस ना कीजिए, चाइना और ईरान ने ये सोचा है कि हमास को वीकन करके, राइट, लीडरशिप को तोड़ के, इनको वीक करके, और जो 14 फैक्शंस को प्रॉप अप करके उनका जो कंट्रोल दबदबा रहेगा वो ज्यादा होगा, एज अपोज टू हम्म। हमास को डोमिनेंट पोजीशन विद इन द पैलेस्टीनियन फैक्शन। तो ये आप इसको डिसमिस ना कीजिए। आई वुड इनकरेज यू नॉट टू डू दैट। जी। एब्सोल्युटली। आपने बड़ी इसके पीछे की जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो भी आपने बताई।
लेवी जी, इस पूरे वाक़ये पर, इस पूरे इंसिडेंट पर आपने बड़ी ही बारीकी से चीज़ें बताई और समझाई और आज आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और इन चीज़ों में और भी फर्दर डेवलपमेंट होगा तो कोशिश करेंगे कि आपसे फिर से बात हो सके, फिर से मुलाकात हो सके और आपके व्यूज़ को हम जान सकें। आज के समय के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे फ्यूचर में फिर किसी टॉपिक पर ज़रूर मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।